ये दो जो क्वेश्चन है आपका बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले आपका एक उदाहरण बताया जाए और तब आपको और उसमें डायरेक्ट बताया जाए। यानी कि उदाहरण आपका जो पढ़ना है पहले समय द्वारा प्रभाजन है, डायरेक्ट न पढ़िए। आपका सबसे पहले उदाहरण पढ़ा जाता है। देखिए आपका समय द्वारा प्रभाजन, यानी कि मान लीजिए ए का ये मकान है और ये मकान ये बी को बेचता है और बी को 16 जनवरी को बेचता है। 16 जनवरी को बेचता है। अब मान लीजिए कि इस मकान में किराएदार हैं और किराएदार जो किराया देते हैं वो मान लीजिए लास्ट में देते हैं, यानी कि 30 जनवरी को देते हैं। अब समस्या ये आई, भाई 15 तारीख तक तो स्वामी कौन था 15 दिन के लिए? ए। और आपका 15 दिन स्वामी कौन रहा अब? बी। तो जो किराया होगा या जो लाभ होंगे या जो भाटक या रेंट होंगे वह समय से ही दिए जाएंगे। ये नहीं कि 15 तारीख को ही दे दे। लेकिन जो इस पैसे का बंटवारा होगा वह टाइम के आधार पर होगा, समय के आधार पर होगा। तो मान लीजिए 1000 किराया है, तो समय के आधार पर आप बंटवारा करिए 15 दिन का कितना हुआ। तो एक कितना पाएगा इस 1000 में? अभी कितना आप लोग खुद बता रहे हैं। तो ये किसके द्वारा विभाजन हुआ? समय द्वारा। यानी कि जो जितने समय तक के लिए हक रखता था एक एक दिन गिन के, और उतने समय का जो किराया या लाभ है उसे दिया जाएगा। और जो बाद में हकदार हुआ है उसे, माने जितने दिन वह हक रखता है महीने में या वर्ष में उतना दिया जाएगा। लेकिन जो देय होगा ये किराया या इत्यादि वो पहले देय नहीं होगा, कि कब होगा? समय पर। तो ये किसके द्वारा विभाजन हमने कराया? समय द्वारा। किस धारा में? रटिए 36। अब इसी को संपदा द्वारा थोड़ा देखा जाए। मान लीजिए ए बी तथा सी इस मकान के तीनों को ओनर थे, संयुक्त स्वामी थे, तीनों का था स्वामी। और इन तीनों का हिस्सा भी बता दिया जाए। 1/3 था, यानी कि 1/3। मान लीजिए ये मकान 90 लाख का बिकता है और खरीदने वाला आपका डी हो गया। तो अब ऐसी दशा में अब समस्या ये है कि संपत्ति द्वारा प्रभाजन, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है उससे पैसा आता है तो उस प्रॉपर्टी में जिस व्यक्ति का जितना अंश होगा वह उतना पैसा भी पाएगा। तो तीनों का कितना कितना हिस्सा है आपका? माने 1/3। तो 3 हिस्सों में 90 लाख को बांट दीजिए तो कितना कितना मिलेगा? 30-30 लाख, आसान भाषा में। तो ये संपत्ति द्वारा विभाजन हुआ कि समय द्वारा? संपत्ति द्वारा। तो किस धारा में? 37। यानी कि अगर इसी उदाहरण में अगर आपका आधा हिस्सा ए का रहता और बी तथा सी का 1/4 हिस्सा रहता, यानी कि आधे में से आधे आधे, तो ऐसी दशा में मान लीजिए 2000 में संपत्ति बेची, थोड़ा रकम कम किया जाए। तो अब बताइए इन लोगों को पैसा संपत्ति में जितना हक था उस हिसाब से मिलेगा। अनुपात माने जी उस हिसाब से आनुपातिक वितरण होगा। और एक को अब कितना मिलेगा? 2000 में से 1000। और 500 किसको किसको मिलेगा? बी तथा सी। तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो बेयर एक्ट की भाषा पढ़ा जाए भाई। देखिए समझने में कोई समस्या हो तो बताइए। बेयर एक्ट की भाषा उसी को थोड़ा विस्तृत कर देते हैं हल्का सा। देखिए हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान, न आए तो पर्यवसान माने समाप्ति, न आए तो उसको लिख लेना है। पर्यवसान का मतलब क्या हुआ? समाप्ति। हित माने इंटरेस्ट। पर्यवसान पर कालिक संदायों का, कालिक न आए तो टाइम टाइम पर, यानी कि जो समय पर संदाय हो रहे हैं
कालिक समुदायों का प्रभाजन यानी कि विभाजन, कुल मिलाकर आपका कैसे विभाजन किया जाएगा। तो धारा 36 का नियम कब लागू होगा, किस मामले में, समय द्वारा प्रभाजन में। अब देखिए आपका बेयरक तत्प्रतिकूल यानी कि इसके विपरीत संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने समय द्वारा प्रभाजन का सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत दो अपवादों के अधीन है। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट के और दूसरा लोकल कस्टम के। इसका मतलब समझिए फिर उदाहरण से, अगर ए ने बी को अपना मकान बेचा और 16 तारीख को बेचा, तो उस महीने में 15 दिन स्वामी ए रहा और 15 दिन अब कौन रहेगा, बी। तो अगर पहला नियम की धारा 36 का नियम तब लागू होगा जबकि ए और बी में कोई विपरीत कॉन्ट्रैक्ट न हो, इसका विरोधी कोई संविदा न हो। अर्थात ए और बी अगर आपस में ये संविदा कर लेते हैं कि ए तो मकान बेचेगा लेकिन उस महीने का पूरा किराया ए ही पाएगा, तो धारा 36 लागू होगी कि नहीं, नहीं होगी। पहला और उदाहरण कहे तो बताया जाए, भाई एक उदाहरण पर्याप्त है। या दूसरा इसी पर देखिए, अगर ए बी को मकान बेचता है और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस महीने का पूरा किराया बी लेगा, तो धारा 36 का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ये नियम कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, अधीन। दोनों हो सकता है। अब क्या अगर संविदा में लिखा है तो संविदा का पालन होगा, 36 के नियम का जो हमने बताया नहीं। अगर संविदा नहीं है तो उस एरिया का कस्टम या प्रथा देखी जाएगी, लोकल कस्टम। क्या इस विषय पे कोई लोकल कस्टम या स्थानीय प्रथा विद्यमान है कि नहीं, वह देखा जाएगा। अगर स्थानीय प्रथा भी नहीं है तब की धारा का सिद्धांत लागू होगा, 36 का। देखिए क्या, अब सिद्धांत अब पढ़िए, लेकिन ये याद रखिए दो के अधीन है ये, किसके किसके, संविदा और किसके, अस्थानीय प्रथा। देखिए तत् प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में सब भाटक, भाटक नए लोग को ना है तो किराया, रेंट, वार्षिकियाँ, वार्षिकियाँ मैंने वर्ष में जो मिलता है, एक वर्ष में, या पेंशन भी मिलती है तब भी, या लाभांश यानी कि कोई लाभ मिलता है, या अन्यकालिक संदाय। अन्यकालिक मतलब कि उस संपत्ति से आपका चाहे चल हो या अचल हो, समय समय पर कुछ क्या मिल रहा है, पैसा। जो आय की प्रकृति के हैं, जो इनकम के प्रकृति की है, ऐसे संदायों को पाने के लिए हकदार व्यक्ति के हित के अंतरण पर, जहाँ तक अंतरक और अंतरिति के बीच का संबंध है, दिन प्रतिदिन प्रोद्भवमान होंगे, यानी कि दिन प्रतिदिन के हिसाब से उसकी गणना की जाएगी, डेली बाय डेली के हिसाब से, और तदनुसार प्रभाजनी होंगे, विभाजनी होंगे। एक एक दिन के आधार पर क्या किया जाएगा, विभाजन। किंतु किंतु भी मैं बताया, किराया समय पर दिया जाएगा, किंतु वाला, किंतु वे उनके संदाय के लिए, यानी कि संदाय मतलब जिस दिन देना है के लिए नियत दिनों को संदेह समझे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि संदेह आपका कब होगा, जो नियत दिन है लेकिन विभाजन होगा। तो आपका फिर एक उदाहरण बताया जाए, एक वार्षिक का उदाहरण बताया जाए, सही रहेगा, महीना का तो बता ही दिया गया। मान लीजिए कि एक वर्ष में पट्टा पर जमीन दी गई थी और एक वर्ष में किराया आता था। एक वर्ष में किराया आपका बना दिया जाए 12,000 लिया जाता था। ए मालिक था। अब ए ने क्या काम किया कि आपका 15 फरवरी को ये जो जमीन या मकान था ये किसको बेच दिया, बी को।
तो कानून ये कहता है कि जो भाटक या किराया दिया जाएगा प्रतिफल, वह तो नियत समय पर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रतिफल होगा, जो मूल्य होगा, उसका बंटवारा डेली बाय डेली के आधार पर होगा। जो जितने दिन स्वामी रहा है उस साल में, उतने दिन उतना उसे दिया जाएगा। तो आपका पहले तो महीना के हिसाब से निकाल लिया जाए तो एक महीने का कितना हजार पड़ता है, आपका 1,000। तो चूंकि 15-16 फरवरी, क्योंकि 15 तक एक को स्वामी बनाया जाए, तो अब 1.5 माह का निकालना है। तो 1.5 माह का कितना हो जाएगा, 500। मैंने डेली एक दिन का हम नहीं निकाल रहे हैं, पूरा महीना का निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो अब 16 फरवरी को ए ने बेच दिया, यानी कि 15 फरवरी तक स्वामी उस साल में ए रहा। तो 1.5 माह के माने एक एक दिन के हिसाब से आपका 30 दिन और 15 दिन, यानी कि आपका 365 दिन में 45 दिन का किराया कौन पाएगा, ए। और बाकी का किराया उस साल का कौन पाएगा, बी। और जितने दिन आप हकदार हैं एक एक दिन के हिसाब से उतने दिन का क्या पाइए। वैसे उदाहरण में महीने के हिसाब से निकाल दिया, क्योंकि अब गणना करने में बहुत लंबा समय लगता तो इसलिए। लेकिन अब इसी प्रकार आपका अब 37 देखिए, 36 समाप्त हो गए भाई। 37 देखिए, विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। यानी कि विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बंटवारा होगा, तो ये जो बंटवारा सेक्शन 37 में होता है वो संपदा द्वारा प्रभाजन है। आपका मूल्य का नहीं, किसके द्वारा, संपदा द्वारा। तो संपदा द्वारा विभाजन। अब बेरक देखिए, तब और एक दो बताया जाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ भी। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है, और तदुपरि माने तत्पश्चात पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के एक स्वामी से कई स्वामियों को संक्रांत हो जाता है। संक्रांत हो जाता है मतलब क्या होता है, चला जाता है। यानी कि अब आइए एक उदाहरण देखिए। यानी कि ये आपका जमीन है और स्वामी कौन है, ए। और इस जमीन को स्वामी संयुक्त रूप से 3 लोगों को बेचता है। तो 3 लोगों का नाम बता दीजिए, बी, सी और डी। अब समस्या ये आई कि बी, सी और डी को इस जमीन में कितना अंश मिलेगा, यही आपको समझना है। तो पहला नियम ये आया कि जितना पैसा जो व्यक्ति लगाया है उतना अंश पाने का वह क्या होगा, हकदार। तो एक उदाहरण देख लिया जाए। मान लीजिए कि 3,000 रुपया में खरीदा गया, 1,000 बी ने दिया, सी ने 1,000 डी ने। तो तीनों को उस जमीन में कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3। कितना हिस्सा, अब आइए 3,000 में से आपका आधा यानी कि 1,500 रुपया बी ने लगाया, और आपका कह सकते हैं कि 750 रुपया किसने लगाया है, सी डी। तो बताइए अंश संपत्ति में जो खरीदा गया है तीनों द्वारा, कितना कितना अंश मिलेगा। तो आधी संपत्ति कौन पाएगा, क्योंकि कितना पैसा लगा है, आधा। 1/4 कौन पाएगा, सी। 1/4 कौन पाएगा, डी। तो अब इसमें यानी कि ये संपत्ति द्वारा प्रभाजन हुआ कि किसको कितना आपका पैसा दिया, मैंने कितना हिस्सा मिलेगा। पैसा तो भाई तो जितना पैसा दिए रहेंगे उतना क्या मिलेगा, हिस्सा, सामान्य नियम के अनुसार। देखिए आपका इसमें जो पढ़ा जाता है, दृष्टांत कभी काल पूछा जाता है। आपका पहला दृष्टांत देखिए, किसी गांव में स्थित ऐसा गृह जो अंगों को 30 रुपये और एक मोटी भेड़ के परिधान के
वार्षिक भाटक पर पट्टे पर दिया हुआ है। इसका मतलब अब समझिए एक उदाहरण द्वारा। ए का ये जमीन है, अब ध्यान से समझिएगा, इसी वही उदाहरण भेड़ वाला। ए की ये जमीन है और इसने अंगा हम नहीं बना रहे, थोड़ा अंतर कर दे रहे हैं शब्दों में। इसने ये जमीन बी को लीज या पट्टे पर दी। पट्टे पर का मतलब ये हुआ कि इस जमीन का स्वामी यही रहेगा। उपभोग के अधिकार को, यूज करने के अधिकार को किसको सौंपा है? बी को, कि इस जमीन का तुम प्रयोग करो और उसके बदले कुछ क्या दो हमें? प्रतिफल, मूल्य। तो कितना मूल्य? हाँ, ये जो पट्टा दिया गया है ये वर्षानुवर्षी है, यानी कि 1 साल का पट्टा है कि 1 महीना का कि 15 दिन का? 1 साल का, सालों साल चलने वाला 1 साल में। तो जब आय आपका ली जाएगी तो कितने 1 साल में ली जाएगी? तो 1 साल में आपका पट्टा लिया जाएगा। तो जो बी ए को पैसा दे रहा है 1 साल में, वह कितना दे रहा है? 30 रुपया, और प्लस एक क्या है? अब एक भेड़ दे रहा है, तो आपका सतर्क रहिए, यानी कि आपका 30 रुपया। और भेड़ का क्या आवश्यकता थी, लेकिन अब बेरक में लिख दिया गया है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी दशा में अब आगे बढ़ा जाए। बेरक पहले उदाहरण इतना तो आ गया ना। 30 रुपये और एक मोटी भेड़, यानी कि पतली नहीं बल्कि कैसी भेड़, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, भेड़ ही लिख देते। भेड़ के परिधान के वार्षिक भाटक पर, भाटक मतलब बताया गया था क्या हुआ? किराया। तो किराया ये 30 रुपया 1 साल में दिया जा रहा है कि 15 दिन के मंथली? 1 साल पर पट्टे पर दिया हुआ है। ख, ग और घ को बेचता है, यानी कि जो ये ए है इसी मकान को बेच देता है। आपका सी को बेचता है, डी को, और किसको? ई को। अब बताइए, ये जो 30 रुपया और भेड़ पाता था, अब ये 30 रुपया और भेड़ पाने का हकदार कौन हो गए? आपका सी, डी और ई। भाई कौन हो गए हकदार? क्योंकि बे खरीद लिए। अब आगे पढ़िए। क्रय मूल्य का ख ने आधा रुपया दिया है, तो आधा रुपया किसने दिया है? आपका सी ने। तो आधा रुपया, समय तो नहीं, तो कुछ तो बनाइए ताकि आधा रुपया 3000 ही बनवाया जाए। तो 3000 में 1500 कौन दिया है? सी। और आपका 1/4 यानी कि 750 और 750 रुपया किसने दिया है? डी तथा ई। अब आइए 30 रुपये का पहले बंटवारा करिए। तो 30 रुपया में 80 को कितना पैसा मिलेगा? 15। डी को 7.5 रुपया और ई को, सभी लोग तो बताइए, किसी को समस्या हो तो बताइए। यानी कि जितना पैसा लगाया, जो आय उस संपत्ति से आई, उसी अनुपात में उसको क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। संपदा द्वारा विभाजन। अब भेड़ का क्या होगा, क्योंकि भेड़ भी तो देनी है। तो अब भेड़ को क्या किया जाएगा बताइए जितेंद्र भाई? बहुत दिल्ली भाग रहे हैं। फिर बीच में 2-3 दिन भाग गए थे दिल्ली। अब भाई जांच चल रही है, और कोरोना के कारण जांच क्या हो जा रही है, और कुछ चुनाव के कारण भी, क्योंकि चुनावी चर्चा ज़्यादा है। जहां चाय की दुकान, पान की दुकान, कहीं भी जाइए चुनावी चर्चा ज़्यादा है, तो जांच प्रभावित हो रही है। चुनाव बाद जांच का क्या आ जाएगा? फैसला। लेकिन फिर देखिए आपका भेड़ का क्या होगा, तो ये ना कहेगा कि 3 हिस्सों में काटा जाएगा। भेड़ भेड़ जो होगी, ये सी, डी और ए तीनों के निर्देशों के अनुसार भेड़ का व्ययन किया जाएगा, एक के नहीं। यानी कि किसके? तीनों के, क्योंकि उसका विभाजन संभव नहीं है। फिर याद रखें, ये विभाज्य उसका विभाजन संभव। मुस्लिम लॉ में मूसा का सिद्धांत पढ़ना है, यानी कि आपका विभाज्य संपत्ति, इसे मूसा का सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि जिनका विभाजन संभव ही नहीं है,
तो जितने खरीदे हैं उनके सब के सहमत से उसका बयान किया जाएगा। तो किसकी सहमत से? सी, डी और हो सकता है भेड़ भी बेच दे लेकर, या कोई एक रख ले, जो भी हो, अब उससे मतलब नहीं है। विवाद होने पर कोर्ट है ही। आपका ये 37 हो गया। अब आइए कंसेप्ट बनाइए। 38 से लेकर दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, उदाहरण भी भेड़ वाला। अब 38 से लेकर 53A तक फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। सामान्यतः टीपीए चल और अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होती हैं, याद रखिए। लेकिन ज़्यादातर संपत्तियां अचल हैं और चल संपत्तियां क्या हैं? कम। जो ये सेक्शन 5 से लेकर और 37 तक, यानी कि 5 से लेकर 37 तक के सेक्शन हैं, ये मूवेबल और इमूवेबल यानी कि चल और अचल दोनों संपत्तियों के संक्रमण, संक्रांत, अंतरण पर लागू होंगे। लेकिन 38 से लेकर और 53A तक के नियम केवल और केवल किस संपत्ति में लागू होंगे? अंतरण में। अचल। ये दिमाग में बैठा रहे। यानी कि अब जो सेक्शन चलेगा वह केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में होगा, चल के बारे में नहीं। तो 38 देखा जाए, कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अब आइए इसको कंसेप्ट बनाइए भाई पहले। देखिए, आपका कुछ परिस्थितियों में ही आपका अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, अथराइज व्यक्ति द्वारा अंतरण। इसको समझिए, पूरा पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट केवल पढ़ना है, उदाहरण दे सकता है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो संपत्ति के देख रेख करता या स्वामी तो हैं, लेकिन उनको बेचने का या दान देने का इत्यादि का हक हमेशा नहीं रहता। कुछ कंडीशन में, कुछ परिस्थिति में वह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब तक वह परिस्थिति विद्यमान न हो वे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वह परिस्थिति विद्यमान है, वे उस संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं, सद्भावना पूर्वक दूसरा आदमी खरीदता है और आपका सद्भावना पूर्वक खरीदता है, तो ऐसी दशा में वह ट्रांसफर सही माना जाएगा। तो देखिए, आपका 2-3 उदाहरण अच्छे अच्छे देखना है। उदाहरण जब भी देखिएगा, एक आपका मठ की संपत्ति का उदाहरण हम बताएंगे। देख ही रहे हैं, बाघंबरी मठ है, अरबों की संपत्ति है और संपत्ति को लेकर ही पूरा विवाद है। एक तो मठाधीश का बताया जाएगा, जैसे कि यहाँ भी आपका मठाधीश इलाहाबाद में भी होते हैं भाई। आपका जो पांचों शाही स्नान कर चुका है, शाही स्नान, 5 शाही स्नान और दंड ले लिया है, यानी कि दंडी स्वामी हो गया है, उसको यहाँ उपाधि जो दी जाती हैं महामंडलेश्वर की। तो महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती हैं, वो बड़ा वाला हो जाता है। जो नए लड़के आते हैं उनका शोषण करता है। अब वो उसका, आपका कई काम होते हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर हैं, दंडी स्वामी हो गए हैं, तो आपका अब कई काम करने लगते हैं। यानी कि हाथ पैर चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है, सांप जैसे, फन जैसे। तो आगे बताना संभव नहीं है भाई दंडी स्वामियों का। माने 5 शाही स्नान उनके लिए क्या है? तो एक बार उदाहरण दिया गया, तो पिछली बार कई लोग 5 स्नान से पीछे रह गए, 4 स्नान किए और एक स्नान बीच में छोड़ दिए कि सर अगर जान जाएंगे तो उदाहरण पर उदाहरण दे देंगे। हम कहे कि भाई उदाहरण आपका माने भावना आहत करने के लिए नहीं हो, तो समझाने के लिए दिया जाता है।
तो 7-8 लोग थे जो सुबह 3 बजे जाते थे नहाने, लेकिन एक नहान छोड़ दिए थे। यानी कि आपका, और ये जान लिया कि सर को पता लग ही जाएगा, चाहे हम डुबकी पानी में मैंने आपका को कह सकते हैं लगाएं न लगाएं, या रेन कोट पहन के ही लगा लें, या मोदी जी जैसे 1 करोड़ का कोट पहन के संगम पर क्या कर ले। तो सुने हैं कि नहीं, मोदी जी आए थे स्नान करने, तो आपका कोट पहने थे कि कहीं मछली उछली ना काट ले। और कोट बहुत आपका हाई लेवल। अब कितने लाख का था ये तो अलग बात है भाई। तो आगे देखिए, आपका मठ हो गया, बताया जाएगा। एक आपका मुतवल्ली का हम उदाहरण बताएंगे, एक मुतवल्ली का, एक आपका विधवा का, अब तो खैर उतना नहीं है, एक विधवा स्त्री का, एक न्यासी का बताएंगे, एक आपका संरक्षक, संरक्षक का आपका कर्ता ही लिखा जाए। एक उदाहरण हिंदू विध में किसका बताया जाएगा, कर्ता का। 4-5 उदाहरण देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, बेरेक नहीं पढ़ना रहता है, बस दिमाग में बैठाना रहता है। आपका अगर कोई मठ का मने मठाधीश है, यानी कि मठ का गार्जियन है, तो वह मठ की आवश्यकतावश संपत्ति को, मठ की संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति खरीदता है, अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, तो उसको, मठाधीश को ये साबित करना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान थी जिसमें मठ की कुछ संपत्ति को बेचना क्या था, आवश्यक, और उस कंडीशन में हमने मठ की संपत्ति बेची। तो सही माना जाएगा कि गलत, सही, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या जरूरत थी। दूसरा देखिए, आपका मुतवल्ली, जो आपका वक्फ पे एक लाइन देखिए, वक्फ का मतलब ये हुआ, आपका एक लोग क्वेश्चन भी भाई पूछ रहे थे, आपका निश्चित समय के लिए वक्फ बनाया गया है, लेकिन आपका वक्त तो शाश्वत होता है, समय उसमें नहीं लगाया जा सकता कि 2 दिन 1 दिन। अब इसको हम देख लेंगे तो और उनको बताएंगे मुस्लिम ला में। लेकिन वक्फ समझिए, वक्फ का मतलब ये हुआ कि कोई संपत्ति है, अल्लाह में आपने निहित कर दिया, और आपका उसकी देख रेख, और ये कहा कि इस संपत्ति से जो किराया आएगा वह समाज के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो अल्लाह आकर तो संपत्ति की देख रेख करेंगे नहीं, किराया वसूलेंगे नहीं, तो अल्लाह के बंदे के तौर पर अल्लाह की ओर से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो वक्फ संपत्ति की देख रेख करे, किराया भी वसूले, और उसका नाम क्या है, मुतवल्ली, या तौलियत कहा जाता है, तौलियत, मुतवल्ली। और मुतवल्ली है, कुछ दशाओं में वह वक्फ की संपत्ति को क्या कर सकता है, कुछ परिस्थितियों में बेच सकता है, लेकिन विवाद होने पर दर्शाना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन आ गई थी, अगर वह परिस्थिति विद्यमान है। इसी प्रकार आइए विधवा। अब तो नियम चेंज हो गया भाई, पुराना नियम चल रहा है विधवा पर। अगर कोई विडो औरत है, तो पति की संपत्ति पाती थी, लेकिन उसे विक्रय का अधिकार पहले नहीं था। अब तो पूर्ण स्वामिनी है, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, कानून बदल चुका है, पहले का नियम। ऐसी दशा में वह करती क्या थी कि अगर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पति की संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच देती थी, उस कंडीशन में जिसमें कि उसको पैसे की क्या थी, आवश्यकता, तो वह विक्रय क्या माना जाता था, सही। ये कंडीशन था। अगला देखिए, आपका न्यासी। न्यासी भी कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में संपत्ति को क्या करता है, बेच सकता है आपका, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन क्या हुई थी विद्यमान। और अंतिम किसको बताया जाए, कर्ता। देखिए भाई, देखिए जो पिता, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, तो सामान्यतः जो सबसे बड़ा पुत्र रहता है, वह परिवार का मुखिया या परिवार का कर्ता नियुक्त किया जाता है। अभी भी शहर में भले परंपरा न हो, गांव में आज भी
अगर मात मैंने पिताजी एक्सपायर कर गए तो बड़े लड़के को पूजा पाठ होती हैं, पगड़ी पहनाई जाती हैं, कसम खिलवाई जाती है कि परिवार को साथ लेकर चलेंगे, और पूरा विधिवत भोजन भी लोग करते हैं और जूठन भी गिराते हैं। और उसके बाद वह कर्ता या मुखिया बनाए, कई गांव में आज भी देखिए, तो ये कर्ता सामान्यतः आपका संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति की देख रेख करता है, परिवार की ओर से मुकदमा भी लड़ता है, सब कुछ, लेकिन बेचने का सामान्यतः हक नहीं। लेकिन लेकिन लग गया तो समस्या है। हिंदू लॉ के तहत कुछ दशाओं में कुछ परिस्थितियां विद्यमान रहने पर ये कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट जो फैमिली है, उसकी संपत्ति को क्या कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन अगर विवाद होने पर दिखाना पड़ेगा कि ये कंडीशन विद्यमान थी, जैसे किसी भाई परिवार में किसी की शादी है या कोई उधार लिया गया उसको चुकाना है, लोन चुकाना है, कोई जिम्मेदारी है, तो उस कंडीशन में वह क्या कर सकता है, संपत्ति को बेच सकता है। ये हिंदू लॉ में है। इस प्रकार आपका 38 भी समाप्त हुई। लेकिन किस संपत्ति में केवल लागू होगी बताइए, तो चल के अचल की दोनों। अच्छा, अब आइए 39, अंतरण जहाँ की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार हैं। ये भी आपको ला के स्टूडेंटों को तो निश्चित जानना चाहिए। ध्यान से देखिए भाई। एक उदाहरण पहले देखिए, ए और बी विवाहित हैं। अब मान लीजिए ए की पत्नी बी है, बच्चे बना लिया जाए सी तथा डी, और माता बच्चे बना लिया जाए सी तथा डी। यानी कि ए के दो बच्चे हैं सी तथा डी, बी पत्नी है। तो आप लोग खुद बताइए, पत्नी और बच्चे आप पति और अपने पिता से मेंटेनेंस या रख रखाव या भरण पोषण पाने के कानूनन हकदार हैं कि नहीं है। और पति के पास आपका ये प्लाट है या मकान है, और इसका स्वामी कौन है, पति है, यानी कि किसके नाम है। और बी सी डी आपका इसी पर भरण पोषण का भार है, यानी कि भरण पोषण कहाँ से वसूला जाएगा ये नहीं देता, तो इसी प्लाट से। और ए क्या करता है कि इस प्लाट को ई को क्या करता है, बेच देता है। तो यही आपका सतर्क रहना है। अगर ई को इस बात का ज्ञान है कि इस प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस का भार है और बी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो बी के विरुद्ध भी आपका माने ये ई के विरुद्ध भी बी सी तथा डी, यानी कि पत्नी और बच्चे जो 20 इस संपत्ति खरीदा है, उससे भी क्या वसूल सकते हैं, भरण पोषण। लेकिन ये कब, जबकि ई को इस बात का नॉलेज हो, ज्ञान हो कि जो संपत्ति हम खरीद रहे हैं इसी पर मेंटेनेंस का क्या है, चार्ज। लेकिन अगर भी ई को ज्ञान नहीं था, ई ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, फ्री में नहीं लिया, दान में नहीं लिया है, बल्कि क्या देकर, पैसा, और ज्ञान नहीं था, तब तो मामला बिगड़ जाएगा और ई उत्तर माने ई की संपत्ति जो है जो खरीदा है वह उत्तरदायी नहीं होगी। तो कब आपका, फिर एक बार उदाहरण देखिए, थोड़ा इधर उधर हो गया उदाहरण है भाई, फिर हम इसको एक बार बताते हैं। एक रकम भी रख दिया जाए। मान लीजिए एक ही पत्नी, एक बहुत मुकदमे सिविल होते हैं भाई, सतर्क रहिएगा। इस बिंदु पर सिविल मुकदमों में बहुत ज़्यादा जब मेंटेनेंस पाया जाता है तो पति के अधिकार पर रोक लगाने की मांग भी की जाती है। फिर एक बार याद रखिए कि हजूर हमारा मेंटेनेंस का मामला है, अभी पेंडिंग है। जब पति हमारे सारी संपत्ति अपनी बेच ही देंगे तो आप मेंटेनेंस का आदेश देकर ही क्या करेंगे, भाई आदेश दे भी देंगे तो उस समय हमें तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निकम्मा पूरी संपत्ति क्या किया रहेगा, पहले ही बेच दिया रहेगा। बेच के दो बूथ लेकर क्या किया रहेगा, कहीं रेलवे लाइन पर पड़ा रहेगा।
तो स्टेशन पर पड़ा रहेगा, मेरा क्या होगा। अतः इनके संपत्ति बेचने के अधिकार पर क्या लगाइए, रोक। अब पहले मेरा क्या दिलवाइए, मेंटेनेंस। तो अगर रोक लग गई तब तो भाई कहाँ से कर देंगे। रोक नहीं है तब मैं नियम बता रहा हूँ, फिर एक बार समझिए। अब फिर उदाहरण थोड़ा चेंज करिए। आपका बी को, हाँ ये जो नियम है ये किस प्रॉपर्टी के बारे में लागू होगा, ये भी चलते रहे अचल। अब फिर इसी उदाहरण को आगे बढ़ाइए। मान लीजिए ए के पास मकान है और उसकी पत्नी का उसी पर मेंटेनेंस का भार है कि उसी मकान से अपना क्या वसूलेगी, भरण पोषण रख रखाव। और ए इस मकान को सी को बेच देता है, मान लीजिए 3 लाख रुपया लेकर। तो भले इस मकान को सी खरीद लिया हो, लेकिन जो अगर सी, पहला नियम है, अगर सी इस बात का नॉलेज रखता था कि इस मकान पर पत्नी का क्या है, भरण पोषण का भार, तो पत्नी उस मकान से अपना मेंटेनेंस बेचवा कर वसूल करेगी जो भी हो। और सी के विरुद्ध भी डिक्री का क्या होगा, निष्पादन। लेकिन सी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि किस पर चार्ज होगा, मकान पर। सी नहीं कह सकता कि हम मकान पैसा दे के खरीदे, जब ज्ञान हो तो चाहे पैसा दिए हो या फ्री का कोई मतलब नहीं। अगर, हाँ अगर फ्री में खरीदा है तब भी आपका करा सकते हैं पत्नी, लेकिन एक ही कंडीशन है कि अगर खरीदने वाले को इस बात का नॉलेज नहीं था कि इस मकान पर पत्नी बच्चों का क्या है, भरण पोषण का भार है, वह सद्भावना पूर्वक कार्य किया, फ्री में खरीदा कि पैसा देकर, तब तो भाई पत्नी का हक नहीं होगा। तो पत्नी इसी आधार पर चुनौती दी जाती है। आपका जितनी भी प्रॉपर्टी, एक और है कि स्टे करवा सकते हैं कि भाई जब तक हमारा डिसीजन न हो जाए मेंटेनेंस का, पति के अधिकारों पर क्या लगाइए। बहुत कारगर हथियार है। वैसे न्यायालय आपका जल्दी लगाते नहीं है रोक, लगा सकते हैं लेकिन लगाते जल्दी नहीं है, लटकाए रहते हैं। अब पति बेच उच कर क्या हुआ, घर बार छोड़कर फरार, अब खोदते रहे दिल्ली दौलताबाद, अब मुकदमा लड़ते रहिए, कहाँ से संपत्ति हो तो कहीं और जाकर बस गया, नाम भी चेंज कर लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया फर्जी लगा के सब। तो अगला ये आपका अंतरण भी हो गया 39, ये भी पढ़ना नहीं है। अब 40 आइए, भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व से उपबद्ध, 40 भी छोड़ दीजिए। 41 आइए, थोड़ा बहुत भूमि का बांध दिया जाए, तब आपका कल और बताया जाएगा। देखिए भाई आपका भूमि का देखिए 41 का, 40 कल बताएंगे, थोड़ा टेक्निकल है, एक बार पूछा गया है। वैसे एक बार पूछा गया है, लेकिन 41 की भूमिका देखिए। देखिए जब भी 41 पढ़िए, आपका प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। सबसे पहले सेक्शन 7 पढ़िएगा, उसके बाद आपका 35, 41 और 43 पढ़िएगा। इसके बाद आपका बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 है ना, देखिए 1988 बना है, बिना नाम के। अभी मोदी जी खूब उल्लेख कर रहे थे चुनाव से पहले। आपका बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 बना है, उसको भी हम देखेंगे। पहले नियम देखिए भाई आपका सेक्शन 7 में, मैं बताया था अभी 35 बताते समय पिछले लेक्चर में टीपीए के, कि सेक्शन आपका जो 7 है उसमें एक प्रिंसिपल है, वह प्रिंसिपल है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि जिसके पास जितना है उतना ही हित वह दूसरे को क्या कर सकता है, दे सकता है। लेकिन ये विधि का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके 3 एक्सेप्शन धाराएं हैं। कौन कौन, 35, 41 और 40, बहुत डिटेल में हम बताए थे। अब 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बताया गया था, और 41 में रंगासियार, दृश्यमान स्वामी, आस्टनेबुल ओनर,
या फैलाव का सिद्धांत। फिर याद रखिए पहला क्वेश्चन, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कहाँ दिया गया है? 41। अष्टनेबुल ओनर कहाँ है? 41। फैलाव का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? 41। तो आपका दृश्यमान स्वामी कौन होता है और इसको कैसे कानून द्वारा असली स्वामी बनाया गया? तो पहले तो रंगा सियार समझिए। देखिए आपका रंगा सियार कहानी भी सुने होंगे, फिर मैं कहानी एक लाइन बता देता हूँ, दो लाइन। एक सियार था, आपका सियार था और वह कहीं से शेर की खाल पा लिया। तो शेर की खाल पहन लिया, तो जब शेरों के झुंड में नहीं सियारों के झुंड में जाता था तो सियार देखकर डर जाते थे और ये सोचते हैं कि ये क्या आ गया, शेर। तो एक दिन क्या हुआ, एक सियार हुआ हुआ किया, तो वह भी आदत है भाई, आदत तो जाएगी नहीं, आपका तो आदत है, तो वह भी लगा हुआ हुआ चिल्लाने। तो पूरे सियार मिलकर क्या किए, मार डाले और कहे कि इतने दिन तक हमको क्या करता रहा, उल्लू बनाता रहा, यानी कि आपका। तो इसी को रंगा सियार कहते हैं। रंगा सियार का मतलब हुआ कि वास्तव में वह चीज है नहीं, लेकिन उसको मान लिया गया, यानी कि वास्तव में आपका सियार शेर नहीं था, लेकिन लाबादा क्या चादर ओढ़ लिया शेर की, तो अपने को क्या जानने लगा, शेर। तो लाबादा का है, लबदा नहीं भाई, लाबादा। या चादर ओढ़ लिया जाता है या पर्दा लग जाता है। अब देखिए होता क्या है, कई लोगों के पास ब्लैक मनी या काला धन या बिना टैक्स दिया धन रहता है। अब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो लोग तिकड़मबाजी करते हैं। एक तो आपका कंपनी खोल लिए, कंपनी के नाम पर लाखों कमा लिए। दूसरा आजकल चला है कोचिंग या शिक्षा संस्थान खोल लिया जाए और कोचिंग में 2-4 करोड़ दिखा दिया जाए कि इतना आया, और सरकार से जुगाड़ लगा कर कुछ क्या ले लिया जाए, 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोन, यानी कि पैसा, और 2 साल बाद कोचिंग क्या कर दिया जाए, बंद। तो पैसा भी मिल गया और काला धन क्या हो गया, सफेद। एक ये नियम है, और भी तमाम नियम हैं। अगला नियम ये है कि आपका बड़े अधिकारियों के पास ज़्यादा धन है तो अपने साले साली साहबा के खिलाफ संपत्ति खरीद लें, पत्नी के खिलाफ खरीद लें, बच्चों के खिलाफ खरीद लें, माने बच्चों के नाम या रिश्तेदारों के नाम इत्यादि के नाम खरीदते हैं। और ऐसी दशा में अब यहाँ जो समस्या आती है कि पैसा लगाया ए ने और कागज में नाम हुआ बी का। एक उदाहरण बनाइए इस पर। ए के ए ने पैसा लगाया और नाम किसका है, संपत्ति पर बी का, यानी कि पति पत्नी ही देखा जाए। पति आपका ए हो गए, ए के पास पैसा था और आपका पत्नी के नाम क्या खरीद लिए, मकान। तो कागज पर नाम किसका है? तो इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जो दृश्यमान स्वामी होता है वह 41 के तहत वह जिसका नाम कागज में होता है, और असली स्वामी किसे माना जाता है, जो उस मामले में क्या लगाया रहता है, धन। 41 के लिए मैं बता रहा हूँ, 41 के लिए असली स्वामी वह होगा जो जो पैसा लगाया है, और आपका नकली स्वामी या दृश्यमान स्वामी समाज को दिखाने के लिए स्वामी कौन होगी, पत्नी। क्यों? क्योंकि कागज में किसका नाम है, पत्नी का। तो होता क्या था पहले, अब पत्नी के नाम संपत्ति, लोग कागज पत्र देखते थे, खतौनी होता नहीं, पत्नी का नाम है, पत्नी से क्या करते थे, खरीद लेते थे। तो बाद में पति आते थे कि मैं स्वामी हूँ, मैं पैसा लगाया हूँ, और संव्यवहार को क्या करते थे, चाले। तत्पश्चात 1988 में कानून बना, फिर नया। और जो दृश्यमान स्वामी था, यानी कि इस उदाहरण में दृश्यमान स्वामी 41 के तहत कौन मानी जाएगी,
पत्नी। अब इसको असली स्वामी बना दिया गया, यानी कि पत अगर भले ही पैसा किसने लगाया हो, पति ने, अगर उस मकान पर किसका नाम है कागज में, पत्नी का, तो पति को कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं स्वामी हूँ। पत्नी चाहे जो करे उस मकान का, और पति पत्नी में अगर 36 का आंकड़ा हो जाए तो चली जाए मैं के धीरे से आए कचहरी में बेच उच के क्या करे, निकल जाए। पति महोदय क्या बजाते रहें? चलिए भाई बजाइए, आपका चुनाव आ गया है। घंटी बजाते रहिए, घंटी तो घंटी बजाते रहें पति महोदय कि हाय पैसा, और लेकर पैसा क्या हो गया। हाँ चलिए, फरार न कराइए भाई इतना जल्दी। तो कल और क्लास चलेगा भाई आपका। 41 अभी शुरू किया जाएगा। थोड़ा भूमिका बताई गई कि 41 में हमें पढ़ना क्या है, ये नहीं कि समाप्त हो गया। 41 और 43 में समय लगता है, तो 40 भी पढ़ कर आइएगा। थोड़ा कठिन है 40 भी। नहीं, अभी लेक्चर 1-2 दिन चलेगा, अब बृहस्पतिवार को लिखवाया जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा इस बार पहले ही लिखवाएंगे, 2-3 दिन पहले ही शुरू कर देंगे लिखवाना। इस बार बृहस्पतिवार से ही शुरू कर देंगे लिखवाना। हाँ